कोरिलेशन बताया था, जिसमें ये बताया गया था कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल x होता है, एक वेरिएबल y होता है। दोनों के बीच में रिलेशन देखना होता है, तभी उसका नाम रखा गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशन है, ऐसा होता है। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखा जाता है कि वो रिलेशन पॉजिटिव है कि रिलेशन नेगेटिव है, और दोनों के बीच में उनका प्रोपोर्शनेट रेशियो क्या है। ये सारी चीज़ें कल हमने बताई। इसके बाद इसमें कोएफिशिएंट कोरिलेशन के बाद ये भी बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो या तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है या नेगेटिव कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे के रेशियो में उसी तरीके से इंक्रीज करते हैं। जैसे पहले वाला हाइट और वेट का ले लिया जाए, अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो साथ साथ में उसका वेट भी बढ़ना चाहिए, तो यानी कि दोनों चीज़ें हमारी इंक्रीज कर रही। तो वेरिएबल अगर हम कोई ऐसा लेंगे तो हाइट के साथ में वेट भी हमारा बढ़ेगा। अब किस रेशियो में बढ़ेगा ये नहीं मालूम, लेकिन दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम कोई दूसरे वेरिएबल्स की बात करें जिसमें एक वेरिएबल तो बढ़ रहा है और दूसरे वाले वेरिएबल्स की वैल्यू घट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा एक सीक्वेंस में होता है, या तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो जो वेरिएबल्स होंगे वो एक क्रम में काम करेंगे, या तो वो वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होंगे या तो वो वैल्यू को डिक्रीज कर रहे होंगे। अगर दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इसके बाद में हम लोग आते हैं रैंक कोरिलेशन पे। रैंक कोरिलेशन में क्या होता है कि जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो कभी कभी अरेंज नहीं होते हैं, यानी कि बच्चों के बहुत सारे मार्क्स आ गए तो उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, मान लीजिए एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट में ऐसे होंगे, कुछ फर्स्ट रैंक के होंगे, कुछ सेकंड रैंक के होंगे, कुछ थर्ड रैंक के होंगे, कुछ फोर्थ रैंक के होंगे। अब उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनके सेम मार्क्स होंगे, मान लीजिए 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10-10 मार्क्स हैं, तो उन सभी को भी हम क्या करें, रैंक फर्स्ट में दिखाएं। तो इस तरीके से उनको एक रैंक वाइज अरेंज कर लें, यानी जो मार्क्स गिवन होंगे उनको रैंक वाइज अरेंज कर लें। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं वो अरेंज नहीं होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, अरेंज करें। जब अरेंज करेंगे तभी तो रैंक एक क्रम से आएगी कि पहले ये फर्स्ट रैंक होगी, फिर सेकंड रैंक होगी, फिर थर्ड रैंक होगी, फिर फोर्थ रैंक होगी, तो एक क्रम में रैंक आएगी। और उसी क्रम में जब रैंक आएगी तो हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रैंक कोरिलेशन से कैलकुलेट कर लेंगे और उसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेंगे। अब देखिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एग्जांपल देखिए दिया गया, ये रैंक x दिया गया है और ये रैंक y दिया गया है। रैंक x के ये वेरिएबल दिए गए हैं और ये रैंक y के वेरिएबल्स दिए गए। यहाँ पर हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी रैंक दी हुई है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। ये रैंक ऑलरेडी गिवन है, इसमें हमें अरेंज की कोई जरूरत नहीं। इसका जब हम रैंक कोरिलेशन निकालेंगे तो इसमें देखिए, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये रैंक फर्स्ट का कॉलम बना दिया, यहाँ पर ये रैंक y का कॉलम बना दिया, रैंक x में ये सारी रैंक लिख दी 5, 3, 4, 8, 2, 1, 7, 10, 6, 9, जैसा यहाँ लिखा था ऐसे उठ करके हमने इस रैंक में दिखा दिया। इसी तरीके से हमने सेकेंड कॉलम रैंक y का ले लिया, रैंक y वाले ये जो रैंक यहाँ पर गिवन है इसी रैंक को हमने यहाँ पर ऐसा ऐसा लिख दिया। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ, फिर हमने ये रैंक x है और ये रैंक y है, दोनों के रैंक में डिफरेंस निकालना कि दोनों के रैंक में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के लिए हमने फार्मूला लगाया d निकालने के लिए rx माइनस ry, रैंक x माइनस रैंक y, तो दोनों के रैंक के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों के रैंक के बीच का डिफरेंस आ गया, जिसको हमने d से डिनोट किया। दोनों के टर्म्स को हमने माइनस करते चले गए,
2 -4 -1 2 से 2 माइनस किया 0 हो गया, 1 से 4 माइनस किया -3 हो गया, 7 से 1 माइनस किया 6 आ गया, यहाँ पर 10 से 10 गया 0 हो गया, 6 से 8 माइनस किया -2 हो गया, 9 से 6 माइनस किया +3 हो गया। इस तरीके से हमारा ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। इसके बाद इस डिफरेंस को हमने डी स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर कर दिया। जब इसको हमने डी स्क्वायर किया तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1 1 0 9 36 0 2 2 जा 4 3 3 जा 9, इस तरीके से हमारा डी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर डी और डी स्क्वायर की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए देखिए रैंक कोरिलेशन का ये फार्मूला बताया गया था कि रैंक कोरिलेशन का फार्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n ब्रैकेट में n स्क्वायर -1। यानी इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन में जो रैंक कोरिलेशन निकालने का काम किया, तो उसके लिए हमें दोनों रैंक के बीच का डिफरेंस मालूम हो, यानी कि डिफरेंस के लिए हमने थर्ड कॉलम में डी निकाल लिया और इसी को हमने डी स्क्वायर कर दिया। डी स्क्वायर का हमने टोटल किया जिसको कहेंगे सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। यहाँ पर ये जो नंबर्स गिवन है, जो रैंक दिए गए, ये नंबर 10 हो गए, यानी कि 10 स्टूडेंट्स के नंबर गिवन होंगे या 10 एम्प्लॉइज के नंबर गिवन होंगे, यानी जो इसकी क्वांटिटी होगी वो 10 होगी। अब हम इसको एक रैंक कोरिलेशन के फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो जब हम रैंक कोरिलेशन के फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए रैंक कोरिलेशन का ये फार्मूला दिया गया है। रैंक कोरिलेशन का ये फार्मूला होता है RS = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n स्क्वायर -1। अब यहाँ पर देखिए 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 अपनी तरफ से लगा देना, यानी 6 फार्मूले में होता है। और सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू ये ऑलरेडी आपकी 80 आ गई थी। ये कहाँ से आई थी? ये डी स्क्वायर का एडिशन था, यानी डी स्क्वायर का हमने एडिशन किया, 80 आ गया। अब हम यहाँ पर उसी क्रम में वैल्यू को रखेंगे, 1 - 6 की जगह पे 6 हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पर 80 आ गया। अपान n की वैल्यू कितनी गिवन है? 10, तो 10 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 6 का 80 में मल्टीप्लाई करा दिया, 480 हो गया। 1 - 480 अपान 10 का 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 - 1 करेंगे 99 हो जाएगा, तो 10 ब्रैकेट में 99। फिर हम इक्वल टू 1 - 480 अपान 990 हो गया। अब हम यहाँ पर 990 का 480 में डिवीजन करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 0.48। 1 - 0.48 अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर 0.52 आ जाएगा। ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, इसको हम कहते हैं रैंक कोरिलेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? RS = 0.52। RS का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन = 0.52। ठीक, अब इसमें कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। सेम वही प्रोसेस था जैसा हमने कल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ाया था। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का टॉपिक कंप्लीट है तो रैंक कोरिलेशन बहुत आसानी से समझ में आएगा। केवल इसका एक सिंपल सा ही फार्मूला है। अब इसी फार्मूला बेस्ड पे हमने ये 4 कॉलम बनाए और 4 कॉलम को सॉल्व किया और ये कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का आंसर आ गया।